2 जुलाई 1955 रोजाना की ही तरह यह भी न्यूयॉर्क का सामान्य सा दिखने वाला दिन था। इस शहर से रोजाना की ही तरह अनेकों हवाई जहाजें आसमान में उड़ान भरती है। उन्हीं जहाज़ों में से एक जहाज DC-4 नामक एक चार्टर प्लेन भी था, जो 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए जा रहा था। लेकिन इस जहाज के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद कंट्रोल रूम का इस जहाज से पूरी तरह से संपर्क टूट गया और जहाज रडार पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोगों को यही लग रहा था कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी जिसकी वजह से यह सब हो रहा था। लेकिन जब कुछ घंटों तक विमान से संपर्क नहीं हुआ, तब सभी लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जरूर प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया होगा। उस दिन के बाद से DC-4 चार्टर प्लेन के लिए कई रिसर्च टीमों को उसकी खोज में लगाया गया, लेकिन उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। रिसर्च टीमों का यह मानना था कि अगर प्लेन कहीं क्रैश हुआ होता तो उसका मलबा जरूर मिलना चाहिए था, जबकि ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए इस जहाज के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानी को समय के साथ साथ बुला दिया गया। लेकिन इस जहाज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 21 मई 1992 कराकस वेनेजुएला। इस शहर के एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी और कंट्रोल रूम में बैठे जुआन डी नामक एक मुख्य अधिकारी व अन्य सभी लोग हमेशा की ही तरह अपना काम बखूबी निभा रहे थे। लेकिन आज जो होना था उसके बारे में इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जुआन डी ने रडार पर अचानक कहीं से आए एक प्लेन को देखा। जुआन डी उस प्लेन के अचानक रडार पर आ जाने की वजह से चिंता में पड़ गए। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो उससे पहले जुआन डी ने उस प्लेन के पायलट से रेडियो सिग्नल के माध्यम से कुछ पूछना चाहा। उससे पहले ही उस प्लेन के पायलट ने कंट्रोल रूम से कहा कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ सुनने में ऐसी लग रही थी मानो पायलट डरा हुआ हो। तभी उसने अपनी पहचान के लिए कंट्रोल रूम से यह कहा कि हम DC-4 प्लेन में बैठे पायलट, 4 क्रू मेंबर और 57 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकले हैं। इतना सुनते ही पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया, क्योंकि यह वही जहाज था जो आज से 37 साल पहले कहीं गायब हो गया था। जुआन डी ने कुछ भी सोचने से पहले उस प्लेन को लैंडिंग के लिए जगह दे दी। जहाज के लैंड करने के बाद पायलट ने कंट्रोल रूम से पूछा कि हम कहाँ हैं। तब कंट्रोल रूम ने जवाब दिया कि आज मई 21, 1992 है और यह कराकस वेनेजुएला का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तभी उस प्लेन में बैठे एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है, हम कहाँ आ गए हैं। तभी जुआन डी ग्राउंड क्रू को उनकी सहायता के लिए नीचे भेजते हैं। जैसे ही ग्राउंड क्रू उस प्लेन के पास पहुंचा तो उन्होंने खिड़की से झांक रहे यात्रियों के चेहरों की तरफ देखा, जिनको देख ऐसा लग रहा था मानो उनको किसी प्रकार की कोई चिंता थी। तभी पायलट ने कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांककर यह कहा कि दूर हो जाओ, हमारे पास मत आना, हम वापस जा रहे हैं। इतना कहते ही पायलट ने खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन खिड़की को बंद करते समय उसके हाथ से एक चीज नीचे गिर गई थी और उसके तुरंत बाद वह प्लेन वापस हवा में उड़ गया, जिसका बाद में कभी भी पता नहीं चल सका कि वो प्लेन आखिरकार वापस कहाँ चला गया। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसके अनुसार जो चीज पायलट के हाथ से नीचे गिरी थी वह कोई गैर मामूली चीज नहीं बल्कि वर्ष 1955 का कैलेंडर था, जो इस घटना का सबसे बड़ा सबूत था। इस घटना को बहुत से लोगों ने झूठी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन पायलट और कंट्रोल रूम की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग और पायलट के हाथ से गिरा कैलेंडर इस बात का इशारा करते हैं कि यह पूरी घटना सच थी। अब सोचने वाली बात यह है कि वह प्लेन इतने सालों तक आखिरकार था कहाँ। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह वर्ष 1955 से सीधे 1992 में पहुंच गया था। इस घटना के संबंध में वैज्ञानिकों ने बहुत सी कोशिशें की, जिससे उसके समय यात्रा की घटना को समझा जा सके, लेकिन फिर भी यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा समय यात्रा की सीरीज का यह पहला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें कि आप समय यात्रा के बारे में क्या विचार रखते हैं। साथ ही हमारी समय की यात्रा की एक और रहस्यमय कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आपको जिस प्रकार की भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लौटेंगे जल्द ही नए और अद्भुत वीडियोस के साथ। धन्यवाद।